नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र नागर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अवचेतन स्टडी पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, आज की क्लास में हम जो हमारा भारत का भौगोलिक वहन चल रहा है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, उसका जो हमारा तीसरा भाग है प्रायद्वीपीय पठार, हम उसको पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने उत्तर भारत का जो मैदान है वो पूरा कंप्लीट किया था। तो आज की जो क्लास है वो प्रायद्वीपीय जो हमारा पठार है उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना टाइटल ले लूँगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप को अंग्रेजी में बोलते हैं पेनिनसुला, है ना। तो प्रायद्वीपीय पठार को बोलेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या बोलेंगे साथियों? पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है ना, पेनिनसुलर प्लेट्यू यहाँ पर बोलेंगे। अब पठार, यहाँ पर पठार है, तो सबसे पहले हम पठार को समझेंगे। पठार होता क्या है? देखिए, पठार किसी धरातल का एक उभरा हुआ भाग होता है। मान ली धरातल है, ऐसे धरती है, ठीक है, उसका एक उभरा हुआ भाग, सही है, उभरा हुआ भाग जो ऊपर से समतल हो, ऊपर से क्या हो? समतल हो, सपाट हो, सही है ना। तो धरातल का ऐसा उभरा हुआ भाग जो ऊपर से, इसकी ऊपरी सतह जो हो समतल हो, सपाट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको पठार बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा साथियों? उसको पठार। पठार को डिफाइन करने के लिए, सही है, इसके क्लासिफिकेशन के लिए या इसको डिफाइन करने के लिए एक मुख्य बिंदु यह है कि भाई ये इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर होती है। किसकी? पठार की। यानी धरातल से 600 मीटर ऊंचाई पर एक समतल जो भूभाग होगा वो क्या होगा? पठार होगा हमारा, सही है ना। तो प्रायद्वीप तीनों तरफ ये पानी से घिरा हुआ ये वाला हिस्सा हमारा, सही है ना, और पठारी क्षेत्र है, इसलिए इसको कुल मिलाकर बोला जाता है प्रायद्वीपीय पठार, सही है ना। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्या बोला जाएगा साथी? इसको प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू इसका बोला जाएगा। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ना वो त्रिकोण के आकार का है, सही है ना। कैसा है जी? त्रिकोण के आकार का है, त्रिकोण के आकार का है। ये बात यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, त्रिकोण के आकार का है ये वाला, सही है ना। ये ये वाला हिस्सा है हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। इसके बारे में जो मुख्य बिंदु हैं वो पहले हम लिख लेंगे, उसके बाद इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो विश्व का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना पठार है। क्या है? विश्व का प्राचीनतम पठार है, प्राचीनतम पठार है। जिस प्रकार हमने हिमालय के क्षेत्रफल की बात की थी, कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर हमने उत्तर भारत के मैदान की बात की, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है। इसी प्रकार जो हमारा प्लेट्यू है, जो हमारा पठार है, इसके अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें, सही है ना, कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो कुल क्षेत्रफल इसका, चूंकि ये वही हिमालय के क्षेत्र से या जो हमारा उत्तर भारत का मैदान का क्षेत्र है इससे क्षेत्रफल की तुलना करें तो ज़्यादा है ना, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ आप जानते हैं। तो ये है भाई 16 लाख वर्ग किलोमीटर इसका कुल एरिया है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर, सही है ना। 16 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब आगे यहाँ पर हम देखेंगे भाई कि ये इसकी, ये यहाँ से बना रहा है उत्तरी सीमा, ये इसकी उत्तरी सीमा है, सही है ना, ये इसकी दक्षिणी सीमा। तो जो इसकी उत्तरी सीमा है, सही है ना, इसकी जो उत्तरी सीमा है तो यहाँ पर अरावली दिख रही है आपको, अरावली, फिर यहाँ पर कैमूर पहाड़ियाँ, यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ, फिर उधर दूर तक ये जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पर जा रहा है ये मेघालय का पठार है यहाँ पर, इसको बोलते हैं शिलोंग। तो अगर हम इसकी उत्तरी सीमा बनाएंगे, उत्तरी सीमा कौन बनाता है इसकी? तो इसकी उत्तरी सीमा पर कौन कौन स्थित है भाई? जो मुख्य मुख्य हैं, सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए, कौन है भाई? अरावली है, यानी प्रायद्वीप पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं, अरावली है, कैमूर श्रृंखला है, सही है, फिर आगे राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, इसकी राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, सही है, और फिर आता है शिलोंग का पठार। शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की, सही है ना, तथा शिलोंग की पहाड़ियाँ, शिलोंग की पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ, यानी कि जो मेघालय का पठार है
ये वाला जो मेघालय, ये बताया था ना, ये मेघालय पूरा, ये मेघालय, यानी जो मेघालय का पठार है वो भी इसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। लेकिन हमें अलग क्यों दिखता है? ये अलग दिखता है क्योंकि इधर से हमारी गंगा नदी का पूरा तंत्र है, गंगा नदी प्रणाली है, वो जो उसकी सहायक नदियाँ मिलके वो यहाँ पर आकर उसके अपने अवसाद लाती हैं, सेडिमेंट्स लाती हैं। उधर से फिर ब्रह्मपुत्र नदी आती है, उसकी सहायक नदी उसमें शामिल होती है और वो भी अपने अवसाद लाती है। इससे क्या है, ये अवसाद यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। इससे क्या, जो पठार है वो नहीं दिख पाता है और ये हमको अलग दिखता है कि भाई मेघालय का पठार अलग है और प्रायद्वीप पठार अलग है। परंतु ये मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीप पठार का ही हिस्सा है, ठीक है ना। अलग कौन कर देता है इनको? जो इनके अवसाद हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो अवसाद हैं, नई तंत्रों के जो अवसाद हैं, वो इन दोनों को अलग कर देंगे, वरना ये एक ही है। जैसा कि मैंने आपको एक बार बताया भी था भाई कि यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं, मेघालय की जो पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है, इन दोनों को विभाजित कौन करता है? एक बार बताया था, मालदा फॉल्ट उसको बोला जाता है, मालदा भ्रंश, ठीक है। क्या बताया था, इनको कौन अलग करता है? मालदा फॉल्ट उसको बोला जाता है, मालदा फॉल्ट या मालदा भ्रंश, सही है ना। तो ये अवसाद ही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया आप? तो यहाँ पर आप लिखेंगे साथियों कि मेघालय का पठार भी इसी का हिस्सा है, सही है। मेघालय का पठार प्रायद्वीप पठार का ही हिस्सा है, सही है, प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, सही है। अब यहाँ पर जो नदियां बहती हैं ये क्या है? इसका जो ये पश्चिम भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का जो पश्चिम भाग है वो थोड़ा ऊंचा है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा है। और इधर जो पूर्वी इसका हिस्सा है, इसे पूर्वी घाट बोला जाता है, इसे पश्चिमी घाट बोला जाता है। पश्चिम में जो है इसे पश्चिमी घाट और यहाँ पर इसे बोला जाता है पूर्वी घाट बोला जाता है, सही है। तो पश्चिम वाला जो एरिया है ये ऊंचा है, इसकी क्या है, हाइट ज़्यादा है, और इसकी हाइट, पूर्वी घाट की हाइट कम है इसके मुकाबले। तो क्या है, इसी ढाल के अनुसार, इसी ढाल के अनुरूप जो नदियाँ हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, ठीक है। इस प्रकार बहती साथियों, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं और जाकर अरब सागर में मिल जाती हैं। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर तो इधर है ना, अरब सागर। तो ये हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हुए कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। ये ढाल के अनुरूप बहती हैं, सही है ना, ढाल के अनुरूप, यानी भाई इधर ज़्यादा ही ऊंचाई है, इधर कम है, तो पानी ऐसे तो जाएगा नीचे की तरफ, सही है ना। लेकिन इसके अपवाद भी हैं, कौन कौन से? नर्मदा और ताप्ती, ताप्ती या तापी उसको बोल देंगे हम। नर्मदा और तापी क्या करती हैं? कौन सी भी? नर्मदा और ताप्ती, सही है। ये नदी इसके अपवाद हैं कि ढाल के अनुसार नहीं चलती हैं, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती हैं। कैसे चलती हैं साथियों? ये पूर्व से पश्चिम की तरफ, सही है ना। यही नर्मदा ताप्ती कैसी है, ये पूर्व से पश्चिम को बहती हैं, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम ये बहती हैं, ठीक है। और जा करके आप देख रहे हैं अरेबियन सी में, यानी अरब सागर में जाकर ये मिल जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये भ्रंश घाटी में बहती हैं। कौन सी घाटी में? भ्रंश घाटी में। जो नर्मदा नदी है हमारी, ये भ्रंश घाटी की नदी है, यानी भ्रंश घाटी, अंग्रेजी में से बोला जाता है रिफ्ट वैली, सही है ना। तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भ्रंश घाटी क्या होती है, मैं आपको अगर समझाना चाहूँगी, जैसे हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर है ना, उसके गर्भ में आप जानते हैं निरंतर हलचल होती रहती है, जिसको भू संचलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भू संचलन। तो जब ये भू संचलन होता है अंदर, पृथ्वी के अंदर, सही है ना, प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, सही है ना, या संवहनी धारा ऊपर की तरफ फोर्स कर रही हैं, तो इन सब प्रक्रियाओं से क्या होता है, जो हमारा धरातल है, सही है ना, ये जो हमारा धरातल है, सही ना, ऊपरी सतह धरती की, यहाँ पर तनाव उत्पन्न होता है, सही है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई एक ऐसे पर्वत है, ये पर्वत है कोई ऐसे, सही है। अब यहाँ पर तनाव उत्पन्न हुआ तो यहाँ की जो ये पर्वत है ये नीचे की तरफ खिसक जाएगा, यहाँ पर ये नीचे की तरफ खिसक जाएगा इन तनावों की वजह से, सही है। तो ये नीचे की तरफ खिसक जाएगा भू संचलन के कारण, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब ये ऐसा हो जाएगा,
खिसक गया, यानी कि भ्रंश इसमें पड़ गया। सही है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इधर एक ढाल हो गई, ये इधर एक ढाल हो गई, बीच में एक संकरी और गहरी घाटी बन गई है, छोटी सी और गहरी घाटी बन गई है। तो इसी को हम बोलते हैं भ्रंश घाटी, और इसी में कर नदी बहती है फिर। सही है ना, कौन, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी, इसको बोला जाता है भ्रंश घाटी, है ना, भ्रंश घाटी, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली। ठीक है साथियों, अब आगे हम इसके विभाजन को पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार के विभाजन को। ठीक है, हमने जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था, आपने देखा, हमने यहाँ पर इसका समझ लिया है, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना, वो समझ लिया है। अब हम आगे इसके विभाजन की बात करेंगे। इसको पढ़ने के लिए इसे कितने भागों में, इसके अध्ययन के लिए इसे कितने भागों में विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन। सही है साथियों, प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन। तो लिखेंगे भी साथियों, इसको दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, इसको दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटते हैं। पहला है, लिखेंगे, पहला है प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत, क्योंकि कई भागों में बटा हुआ ना, तो अध्ययन की सहूलियत के लिए इसे अलग अलग करके पढ़ा जाएगा, जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो ना। तो प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत पहले भाग में, और दूसरे भाग में जो प्रमुख पठार, पठार के अंतर्गत जो प्रमुख छोटे छोटे पठार हैं भाई, अलग, जो प्रायद्वीपीय पठार है वो पूरा अलग अलग छोटे छोटे पठारों में बटा हुआ है। सही है ना, तो उसी को बोलेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पठार। प्रायद्वीपीय भारत के पठार। अब इनमें अंतर क्या है, ये भी देख लेंगे यहाँ पर। भैया हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत, और यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार। जैसा कि शुरुआत में बताया था भाई, पठार क्या होता है, जैसे पठार की अगर मैं बात करूँ, तो पठार बताया था भाई, धरातल का उभरा हुआ भाग जो कि ऊंचा हो, ऊपर से सपाट हो, 600 मीटर औसत ऊंचाई हो। औसत ऊंचाई कितनी, 600 मीटर हो। लेकिन जब पर्वत देखते हैं तो पर्वत ऊपर से समतल नहीं होता है, ठीक है, वो उसका शिखर होता है, वो चोटीनुमा होता है। सही है ना, और उसकी ढाल कितनी, आप देखो बहुत खड़ी हुई ढाल है। यहाँ पर ढाल बहुत मंद है, आराम से आप चढ़ सकते हैं यहाँ पर। सही है, और 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। लेकिन जब आप पर्वत की औसत ऊंचाई देखेंगे तो पर्वत इससे बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। सही है ना, 600 मीटर या 600 से 900 मीटर मान लीजिए। जैसे कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी अगर मैं औसत ऊंचाई की बात करूँ, एवरेज हाइट की इसकी बात करूँ, एवरेज हाइट की अगर मैं बात करूँ प्रायद्वीपीय पठार की, तो कितनी है, 600 से 900 मीटर मानी जाती है। 600 से 900 मीटर मानी जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 600 मीटर यहाँ पर, 600 से 900 मीटर इसकी हाइट मानी जाती है, किसकी, पठार की, पठार की बात चल रही है। लेकिन पर्वत को जब हम देखते हैं, जब हमने हिमालय को पढ़ा, तो उसमें आपने जाना भाई ग्रेटर हिमालय कितना था, 6000 से 9000 मीटर की ऊंचाई। फिर लघु हिमालय को हमने पढ़ा 3700 से 4500 मीटर की ऊंचाई। फिर नीचे जब हम आए शिवालय वाले एरिया में, तो सिर्फ 1500 से 2000 मीटर उसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई की बात हुई। तो यानी कि अगर इससे तुलना की जाए पठार से, तो जो पर्वत है उसकी ऊंचाई सीधी सीधे 1000 मीटर से तो प्लस ही है। सही है ना, तो हमारा जो पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, सही है, हमारा जो पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, इसमें पठारी क्षेत्र भी है, और कुछ पठार पर जो है चोटीनुमा भी पर्वत बन गए हैं। ये ना, वो बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। सही है, और उनकी ढाल बहुत तेज है, तो इसलिए उनको बोला जाता है एक पर्वत, और दूसरी तरफ बोला जाता है पठार। सही है, तो सबसे पहले हिस्से में हम क्या पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत। आज की क्लास में यही कंप्लीट हो पाएगा। सही है, तो हम क्या पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत। अब प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत कौन कौन से हैं, उनको एक बार यहाँ पर लिख लेंगे, फिर उनको क्रमवार हम सुनियोजित तरीके से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई कि प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत कौन कौन से हैं। सही है ना, ये वाले के। सही है, इसके मुख्यतः अगर मैं बात करूँ 5 भाग हैं। सही है,
कितने भाग हैं साथियों? 5 भाग। पर्वत, प्रायद्वीप पठार के जो पर्वत हैं 5 प्रमुख पर्वत है। सर्वप्रथम आता है अरावली। कौन सा आता है साथियों? सबसे पहला आता है अरावली। उसके बाद आता है हमारा विंध्य, अरावली पर्वत के बाद विंध्य पर्वत। फिर आगे ठीक इसके नीचे आप जानते हैं सतपुड़ा, आपने पढ़ा होगा सतपुड़ा, सतपुड़ा की श्रृंखला, ये साथियों सतपुड़ा। सर्वप्रथम अरावली, उसके ठीक नीचे विंध्य, ठीक है, विंध्य के ठीक नीचे सतपुड़ा। उसके बाद जैसे कि मैंने शुरुआत में आपके सामने दर्शाया था भाई कि इधर का जो हिस्सा है पश्चिमी घाट है, इधर का पूर्वी घाट है, तो यहाँ पर भी पहाड़ियाँ बनी हुई हैं। तो फिर यहाँ पर आएगा पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, सही है, और उसके नीचे पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। ये पूर्वी हिस्से में इसलिए पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, ये पश्चिमी हिस्से में इसलिए पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, सही है। तो प्रायद्वीप पठार के पर्वतों में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं हम? अरावली को पढ़ने वाले हैं। किसको जी? अरावली को। तो ये चलिए अरावली को हम शुरू करते हैं, अरावली के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए मेरे साथ अरावली पर्वत, सही है, अरावली पर्वत, सही है। अरावली जो पर्वत है ये एक अवशिष्ट पर्वत है। दुनिया का जो दुनिया के सबसे पुराने से पुराने जो पर्वत हैं उनमें से एक है ये, सही है ना। अरावली जो पर्वत है दुनिया के जो पुराने से यानी प्राचीनतम पर्वतों में से एक है अरावली, और अवशिष्ट पर्वत है, यानी इतना पुराना है तो सीधी सी बात है इतने लंबे समय से ये यहाँ पर है तो अपर्दन भी हुआ होगा, सही है ना। जलवायु के थपेड़ों से भी ये यहाँ पर कटा फटा होगा, अपर्दन हुआ होगा, तो ये बचा कुचा रह गया है, इसके ज़्यादातर भाग कटे फटे हो गए हैं ना। तो ऊपरी जो मतलब इसके ऊपरी जो सतह है वो अपर्दन के द्वारा हट चुकी है, भाई बचे कुचे अवशेष इसके रह गए हैं, उस तरीके से इसलिए बोला जाता है अवशिष्ट पर्वत। तो लिखेंगे भाई विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, सही है साथियों, में एक है, सही है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत का मैंने आपको अभी बता ही दिया, यह एक अवशिष्ट पर्वत है जो कि बहुत पुराना है भाई। यह एक अवशिष्ट पर्वत है, सही है। अगर इसके हम विस्तार की बात करें भाई, ठीक है साथियों, अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो ये गुजरात के उत्तरी हिस्से से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ, अजमेर होते हुए दिल्ली तक, उत्तरी गुजरात से, सही है, अजमेर होते हुए दिल्ली तक फैला है। कहाँ तक? दिल्ली तक, दिल्ली तक फैला है, दिल्ली तक फैला है 800 मीटर की लंबाई में। कितने मीटर की? 800 मीटर इसकी लंबाई है। उत्तरी गुजरात से लेकर कहाँ तक? दिल्ली तक फैला हुआ है। दिल्ली में जो इसका हिस्सा है वो रायसीना हिल है। कौन सा है? जो रायसीना हिल है, रायसीना, दिल्ली की जो रायसीना पहाड़ी है वो अरावली पर्वत का ही विस्तार है। दिल्ली में क्या है उसको? रायसीना हिल बोला जाता है, दिल्ली रिज बोला जाता है उसको, दिल्ली रिज, रायसीना हिल्स। यानी कि दिल्ली में जो इसका हिस्सा है, सही है ना, ये अरावली ऐसे फैला हुआ है पूरा, यहाँ पर गुजरात, गुजरात से फिर दिल्ली, इधर दिल्ली, सही है ना, अजमेर होते हुए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो दिल्ली में जो इसका हिस्सा है उसको बोला जाता है दिल्ली रिज। क्या बोलते हैं इसको? दिल्ली रिज, दिल्ली रिज इसको बोला जाता है। तो दिल्ली रायसीना हिल्स पर है, सही है, और रायसीना हिल्स पर ही लिखेंगे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। क्या बना हुआ सर? राष्ट्रपति भवन। ये बात आपको मालूम होगी, सही है, राष्ट्रपति भवन। अच्छा, राष्ट्रपति भवन के बारे में एक और फैक्ट अगर आप लिखना चाहें तो राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन तैयार किया था किसने किया सर? राष्ट्रपति भवन का
जो डिजाइन तैयार किया वो किसने किया, तो लिखेंगे एडविन लुटियंस ने। किसने सर, एडविन लुटियंस ने। एडविन लुटियंस ने। तो ये मत ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन ये तो रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन है यहाँ पर। अब अरावली पर्वत की अगर सर्वोच्च में चोटी की बात करूं, आगे सर्वोच्च चोटी की मैं बात करूं, सर्वोच्च चोटी की अगर बात करूं तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है सर उसका नाम है गुरु शिखर। क्या है, गुरु शिखर। कितनी ऊंचाई है सर, 1722 मीटर है। यहाँ नहीं लिखेंगे, चलिए कितनी है सर, 1722 मीटर टोटल इसकी ऊंचाई है। कहाँ पर है ये, माउंट आबू पर, ठीक है, माउंट आबू पर। ठीक है, माउंट आबू पर। और माउंट आबू में ही आप जानते हैं दिलवाड़ा जैन टेम्पल है। जैन मंदिर कौन सा, दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है, माउंट आबू में। ये गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी। ये बात आप ध्यान रखेंगे, एक बार इस पर ध्यान देंगे भी, फिर हम अगला पेज ऐड करने जा रहे हैं, सही है। इसको एक बार ध्यान से आप देख लेंगे, ठीक है। ये गुरु शिखर 1722 ये सर्वोच्च चोटी है अरावली की, सही है ना, माउंट आबू में स्थित है ये, माउंट आबू में। अच्छा, ये गुरु शिखर और माउंट आबू, ठीक है, इन दोनों को जो अलग करती है, जो अलग करता है, एक दर्रा अलग करता है इन दोनों को, ठीक है, उसका नाम है गोरन घाट दर्रा। क्या है, गोरन घाट दर्रा। क्या करता है, दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। विभाजित करने से एक और बात याद आई साथियों, ध्यान रखेंगे, जो हमारा अरावली पर्वत है ना, ये सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र का विभाजित करता है। जो अरावली पर्वत है वो सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र का जल विभाजक है, ठीक है। तो अरावली पर्वत क्या है, जल विभाजक है, किसके बीच, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बीच। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लेंगे मेरे साथ। ये क्या पॉइंट है भाई, कि अरावली पर्वत एक जल विभाजक है ना, अरावली पर्वत सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, सही है, गंगा नदी तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है, जल विभाजक की भूमिका निभाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, सही है। तो अरावली पर्वत के बारे में जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने जान लिए हैं। अब हम बढ़ेंगे विंध्य पर्वत की ओर। कहाँ देंगे साथियों, विंध्य पर्वत की, और हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए विंध्य पर्वत के बारे में देखेंगे। विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत मैप में अगर हम देखें, यहाँ पर मैप में देखो, इसको एक बार मैं मिटा दूं। सही है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया भाई, ये अरावली हो गया यहाँ पर, सही है, ये अरावली हो गया। अरावली के बारे में एक और ध्यान रखेंगे भाई, अरावली के जो पश्चिम में, पश्चिमी एरिया अरावली का, ये वाला पश्चिमी एरिया है जो अरावली का, यहाँ पर थार मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, सही है। अगर आप लिखना चाहें यहाँ पर तो लिख लेंगे भाई, इसके पश्चिम में थार मरुस्थल है। अरावली की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी, अरावली की। इसके पश्चिम में तब कभी भूल जाते हैं तो बीच में आ जाते हैं मैप को देखकर, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, मुझे याद आ गया बीच में, इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चिम में
थार का मरुस्थल है, सही ना, थार का मरुस्थल है, सही है। अब फिर वापस लौट आते हैं जहां पर हम पढ़ रहे थे। तो आपको बता दिया भाई, ये हमारा अरावली हो गया। अब इसके नीचे ये आपको दिख रहा है विंध्यास, ये है विंध्या, यहाँ पर ये हमारा विंध्य हो जाएगा, विंध्य पर्वत हो जाएगा। विंध्य पर्वत क्या करता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच इसको विभाजक बोला जाता है, यानी ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, सही है ना। इसके बारे में मुख्य तथ्य यही है, क्या कि भाई उत्तर भारत को, सही है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। दक्षिण भारत से, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। सही है, ये बात यहां पर आप ध्यान रखेंगे। अब जो हमारा विंध्य पर्वत है ना, इसकी 3 श्रेणियां हैं, सही है, इसकी 3 श्रेणियां हैं। ये तो कैमूर हो गई, सही है, एक हमारी कैमूर हो गई, उसके आगे फिर ये विंध्यन होगी, विंध्यन, सही है, कैमूर हो गई। देखेंगे भाई विंध्य पर्वत के मैंने आपको बताया कुल मिलाकर 3 यहाँ पर भाग हैं, कैमूर हो गया, सही है, विंध्य हो गया, और रखिए भांडेर श्रेणी। कौन सी साथियों, भांडेर श्रेणी, सही है, ये इसकी प्रमुख है, कैमूर है, विंध्य है, सही है, भांडेर है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब इसका जो विस्तार है, ये इसका जो विस्तार है वो गुजरात से बिहार तक है, सही है ना, गुजरात से बिहार तक है, गुजरात से कहाँ तक है, बिहार तक है, सही है। इसके दक्षिण में भ्रंश घाटी है, जैसा कि आपको बताया था, सही है ना, इसके दक्षिण में यहाँ पर भ्रंश घाटी है, जहाँ से होकर कौन सी नदी बहती है, अभी आपको बताया था भाई, नर्मदा, सही है, कौन सी, नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा नदी बहती है, ये ऐसे, ये बात ध्यान रखें, गुजरात से बिहार तक इसका विस्तार है, नर्मदा इसमें बहती है। उसके आगे विंध्य के आगे जो अगली हमारी श्रेणी है उसका नाम है जी हमारी, विंध्य के आगे ठीक नीचे क्या बताया था, सतपुड़ा, ठीक है ना, सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा जो पर्वत है वो विंध्य पर्वत के ठीक नीचे है, सही है ना। तो विंध्य और सतपुड़ा दोनों के बीच में ही कौन सा है जी हमारा, नर्मदा नदी बहती है, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा के बीच में, आप ध्यान रखेंगे। अब इसकी 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, जिस पर इसने कैमूर हो गया, विंध्यन हो गया, भांडेर श्रेणी, इसी प्रकार इसकी भी 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, आप ध्यान रखेंगे इसको। इसकी भी 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, कौन कौन सी है भाई, एक और उनको भी देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसकी 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। पहली है राजपीपला, ध्यान रखेंगे, कौन सी साथियों, राजपीपला। दूसरी है साथियों महादेव, महादेव श्रेणी। उसके आगे साथियों मैकाल, कौन सी है जी, मैकाल। तो राजपीपला, महादेव और मैकाल। अब सतपुड़ा की जो सर्वोच्च चोटी है, इसकी सतपुड़ा की जो सर्वोच्च चोटी है इसकी, उसका नाम है धूपगढ़ चोटी, ठीक ना, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ चोटी, सही है ना, जो कि महादेव का हिस्सा है, धूपगढ़ चोटी, सही है ना। 1352 इसकी टोटल हाइट है, कितनी ध्यान रखेंगे आप, 1352 इसकी हाइट है धूपगढ़ चोटी की, सही है ना, और ये महादेव श्रेणी के अंतर्गत आती है, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखेंगे, सर्वोच्च चोटी इसकी। अब महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी, सही है ना, इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको जबलपुर गैप बोला जाता है, क्या बोला जाता है साथियों, जबलपुर गैप,
जबलपुर गैप बोला जाता है। ठीक है, जबलपुर गैप यहाँ पर बोला जाएगा इन दोनों के बीच में। अब जो हमारी ये धूपगढ़ चोटी मैंने आपको अभी बताई, इसके पास में ही एक बहुत ही प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। कौन सा हिल स्टेशन है जी? जिसका नाम है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी हिल स्टेशन, ठीक है ना, बहुत ही फेमस है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, नोट करते चलेंगे। धूपगढ़ चोटी के पास में पंचमढ़ी। अब जो विंध्य पर्वत है ना, इससे हमारी 3 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। कहाँ से निकलती है? विंध्य पर्वत में ही अमरकंटक का पठार है, आप जानते हैं। विंध्य पर्वत में ही क्या है सर? अमरकंटक का पठार है। कौन सा पठार है? अमरकंटक का, अमरकंटक पठार है। किसका हिस्सा है? विंध्य पर्वत का हिस्सा है, आपको पता है, सही ना। अमरकंटक का जो पठार है विंध्य पर्वत का ही हिस्सा है, और इससे 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं, सही है ना। सोन, महानदी और नर्मदा। कौन सी? सोन, महानदी और नर्मदा। एक किसका हिस्सा है जी? विंध्य पर्वत का ही हिस्सा है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। विंध्य कंप्लीट, सतपुड़ा कंप्लीट। अब आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं साथियों? आपको, हाँ, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में आपको बता दिया, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा के मैप के हिसाब से दिखाऊं, पहले ही बता चुका हूं। विंध्य है, सतपुड़ा है, इन दोनों के बीच में नर्मदा नदी निकल रही है, इन दोनों के बीच में। ये बात यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, सही है। तो विंध्य और सतपुड़ा दोनों कंप्लीट। अगला हमारा कौन सा है? जैसा कि यहाँ पर आपको बताया था भाई, अरावली कंप्लीट हो गया, विंध्य कंप्लीट हो गया, सतपुड़ा कंप्लीट। अब पश्चिमी घाट की पहाड़ी की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। तो लिखेंगे अगली क्या है? पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरा जो है हमारा पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। अब पश्चिमी घाट, सॉरी चौथा है, चौथा पश्चिमी घाट की जो हमारी पहाड़ियाँ हैं, ये आपको बताया था, ये हमारा, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, ये भारत है, ऐसे हमारा, ये जैसे हमारा भारत है, तो इसका जो ये पश्चिमी हिस्सा है, ये वाला, ये हमारा पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है सर? पश्चिमी घाट का हिस्सा है, पश्चिमी घाट इसको बोला जाता है। तो ये यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ एक ये शवानंतर श्रृंखला में है ना, शवानंतर श्रृंखला में ऐसे ही उत्तर से दक्षिण तरफ क्रमबद्ध रूप में फैला हुआ है। 1600 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कितनी है साथियों? 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर, ठीक है ना। कहाँ से? गुजरात से, और ये यहाँ तक, कन्याकुमारी तक। तो लिखेंगे अभी, ठीक है ना, कि गुजरात से कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ सही है फैली है। कौन सी? हमारी पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। इनको सह्याद्री भी बोला जाता है। सह्याद्री आपने सब सुना होगा, सह्याद्री भी कहा जाता है, सही है। इनके बारे में दूसरा फैक्ट आपको पता होगा भाई, कि जो अभी मैंने पहले बताया था कि नदियाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, क्यों? क्योंकि ये भाग ऊंचा है, ठीक है ना, तो इसकी ऊंचाई अधिक है, ऊंचाई अधिक है। साथ ही अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ, जैसे मैं बताया उत्तर से दक्षिण फैली है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर बताएं, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या है? हाइट बढ़ती जाती है। क्या है? हाइट बढ़ती जाती है। ये इफेक्ट लिखेंगे, ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है। ऊंचाई इसकी पश्चिम घाट की उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ
बढ़ती जाती है, सही है ना। यानी कि इसकी जो पश्चिमी घाट की ऊंचाई है वो इसके दक्षिणी भाग में अधिक है, उत्तरी भाग में कम है, सही है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो पश्चिमी घाट है, जब हम सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र देखते हैं भारत में, तो उसमें इसका भी स्थान है, पश्चिमी घाट का, सर्वाधिक वर्षा के मामले में, ठीक है। तो यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है तो वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है, क्या वनस्पति, तो वनस्पति भी अधिक है यहाँ पर, ठीक है। यानी सघन वन है, घने वन है, कतई सघन वन है, सही है। और इससे क्या होता है, वनस्पति ज़्यादा होती है तो जैव विविधता का केंद्र बनता है, यानी बायोडाइवर्सिटी का भी एक प्रमुख केंद्र है। जो जैव विविधता के केंद्र होते हैं, यानी बहुत सारी प्रजातियां पशुओं की भी, बहुत सारी प्रजातियां पौधे और पेड़ों की भी यहाँ पर पाई जाती हैं। तो जो जैव विविधता के केंद्र होते हैं, ये जहाँ पर ज़्यादा तादाद में जैव विविधता पाई जाती है उनको हॉटस्पॉट बोला जाता है। तो भारत के 4 प्रमुख हॉटस्पॉट एरिया हैं, सही है, जिनमें सुंदरबन डेल्टा भी शामिल है, हिमालय का भी क्षेत्र शामिल है, सही है। तो उसमें पश्चिमी घाट का भी प्रमुख स्थान है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, जैव विविधता के दृष्टिकोण से प्रमुख क्षेत्र है, सही है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर समृद्ध क्षेत्र है। अब इसके आगे, इसके लिए मैं अब ग्राफ बनाऊंगा, इसको ठीक से समझाने के लिए, इसकी प्रमुख चोटियों को समझाने के लिए मैं एक ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक ढंग से चीज़ों को समझा पाएगा, क्लियर हो पाएंगी चीज़ें, ठीक है। देखेंगे मेरे साथ, जो हमारा दक्षिण भारत है, मुख्यतः केरल और तमिलनाडु को मैं यहाँ पर इंडिकेट करूंगा, देखेंगे। ये है, ये हमारा दक्षिणी भाग है, ये ना। यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि ये हमारा केरल है और इधर की तरफ हमारा हो गया तमिलनाडु। ये हमारा हिस्सा कौन सा, केरल वाला हो गया, ये हमारा हिस्सा तमिलनाडु वाला हो गया। अब पश्चिमी घाट का जो विस्तार दक्षिण में, मैं उसको समझा रहा हूँ यहाँ पर, सही है। मैं उसको यहाँ पर समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या कि यहाँ पर इंडिकेट करूँगा तो आपको ठीक ढंग से समझाएगा। ध्यान रखेंगे, इधर वाला हिस्सा केरल का है, पश्चिमी घाट वाला हिस्सा इधर तमिलनाडु वाला हिस्सा है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, सही है। पहली प्रमुख पहाड़ी ये है, दूसरी प्रमुख पहाड़ी यहाँ पर है, तीसरी प्रमुख पहाड़ी यहाँ पर है। कौन कौन सी है, जरा इनके नाम लिख लें। जी बिल्कुल लिखेंगे। सबसे पहली पहाड़ी नीलगिरी, दूसरी अन्नामलाई, कौन सा अन्नामलाई, तीसरी है कार्डमम, कार्डमम 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 को हिंदी में क्या बोलते हैं, इलायची, इलायची को अंग्रेजी में कार्डमम। इलायची पहाड़ियाँ, कार्डमम की पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं, ठीक है। नीलगिरी जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नीलगिरी जो है ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाती है, यानी जो नीलगिरी पर्वत है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, सही है। क्या है जी यहाँ पर, पश्चिमी घाट, सही है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल, घाट का मिलन स्थल, मिलन स्थल है, सही है। साथ ही यहाँ पर एक हिल स्टेशन भी है, सही है, यहाँ पर एक हिल स्टेशन भी है, हिल स्टेशन, और उसका क्या नाम है साथियों, ऊटी, बहुत प्रसिद्ध है, आपने सुना भी होगा ऊटी। क्या नाम उसका, ऊटी, ऊटी। लोग घूमने के लिए, पर्यटक वहाँ पर जाते हैं, ऊटी, ठीक है। नीलगिरी में ही जो इसकी नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, उसका नाम है डोडा बेटा। क्या है सर, डोडा बेटा। इसकी हाइट है 2637 या कहीं कहीं 2636 मीटर भी आपको यहाँ पर देखने को कहीं पर मिल जाएगा। तो डोडा बेटा जो है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है, 3637 मीटर है, और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। ये बात आप ध्यान रखेंगे, साउथ इंडिया, ठीक है। डोडा बेटा 2637। उसके बाद आती है हमारी अन्नामलाई। अन्नामलाई की जो सर्वोच्च चोटी है
अन्नामलाई में स्थित, वो है अनाईमुडी। क्या है? अनाईमुडी, ध्यान रखेंगे। इसकी अगर सर्वोच्च चोटी की बात करूं यहाँ पर, सर्वोच्च चोटी की, तो उसका नाम है साथियों अनाईमुडी, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। आपने पढ़ा भी होगा दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। तो इसकी हाइट है साथियों 2695 मीटर। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर अन्नामलाई के ठीक नीचे आती है फिर पालनी की पहाड़ियाँ। कहाँ की सर? पालनी की पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ, ठीक है। कार्डाम के ठीक नीचे यहाँ पर कन्याकुमारी के पास में अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई की पहाड़ियाँ। उम्मीद करता हूँ ये ग्राफ के माध्यम से आपको चीज़ें ठीक ढंग से क्लियर हो गई होंगी। भाई पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाता कौन है? नीलगिरी। यहाँ तक आपको सब चीज़ें ठीक से समझ आ गई होंगी। अब पश्चिमी घाट हमने पढ़ लिया है, अब हमें पढ़ना है पूर्वी घाट। क्या पढ़ना है साथी? अब हमें पढ़ना है जी हमारा पूर्वी घाट वाला हिस्सा। ईस्टर्न घाट आपको दिख रहा है जी, ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों पूर्वी घाट। पूर्वी घाट को पढ़ने से पहले जो हमने पश्चिमी घाट पढ़ा है मैं आपको दिखाऊंगा भाई, हाँ यहाँ पर। अब हम पूर्वी घाट को पढ़ने वाले हैं, लेकिन पूर्वी घाट को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर पश्चिमी घाट के अंतर्गत बहुत सारे दर्रे भी हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसको अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, इसको मैं छोटा कर दूँगा, इसको यहाँ पर ला देता हूँ। अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी, बाद में इसको मैं वहीं पर रख दूंगा। आपको समझाने के लिए फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर क्या भी वो भी हैं, दर्रे भी हैं, बहुत से दर्रे हैं, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक और उन्हें दिखा दूंगा ताकि आप उनको देख लें तो चीज़ें क्लियर हो जाए, सही है ना। कौन कौन से देखेंगे अभी? पहला है थाल घाट दर्रा। कौन सा? थाल घाट दर्रा, जो कि नासिक महाराष्ट्र वाले और मुंबई, ठीक है ना, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, यही नासिक और मुंबई के बीच संपर्क मार्ग है। कौन सा? थाल घाट दर्रा। आप ध्यान रखेंगे, नासिक और मुंबई के बीच। अगला है भोर घाट, ये पश्चिम घाट के दर्रे हैं, ठीक है ना। भोर घाट है मुंबई और पुणे के बीच, मुंबई महाराष्ट्र में दोनों, मुंबई और पुणे के बीच संपर्क मार्ग। उसके बाद है साथियों पाल घाट, यह है कोयम्बटूर, ठीक है ना, और कोच्चि के मध्य का संपर्क मार्ग है। कोयम्बटूर और कोच्चि के, जो हमारा कोयम्बटूर है, हमारा जो कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर, इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। आप जानते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। संपूर्ण भारत की बोलते हैं, भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? तो अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद, ध्यान रखेंगे। जो कोयम्बटूर है हमारा, उसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं यहाँ पर। उसके बाद आता है सेनकोट्टा, सेनकोट्टा दर्रा, सेनकोट्टा दर्रा, जो कि त्रिवेंद्रम और मदुरै, जो साउथ में आता है, त्रिवेंद्रम और मदुरै के मध्य संपर्क मार्ग है। तो उम्मीद करता हूँ जो पश्चिमी घाट के चारों दर्रे आपको ठीक ढंग से समझ आ गए होंगे। एक बार ठीक ढंग से और देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लेंगे, सही है। उसके बाद आगे हम जो हमारा अगला टॉपिक है पूर्वी घाट, उसको पढ़ लेंगे। पूर्वी घाट छोटा ही टॉपिक है, ज़्यादा देरी न लगाते हुए इसको जल्दी ही समाप्त कर लेंगे। पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, ठीक है भाई। इसके बारे में जैसा कि आपको बताया था मैंने कि इसकी हाइट क्या है? कम है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की तुलना में इसकी हाइट कम है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की तुलना में ऊंचाई कम है, इसलिए जो नदियां हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ रुख करती हैं, ठीक है। इसकी सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें, हाँ, इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है, तो जो मेन जो मोटी मोटी चीज़ें वही देखेंगे यहाँ पर। सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें इसकी,
सही है ना। तो लिखेंगे उसका नाम है जिंदागड़ा, जिंदागड़ा, जिंदागड़ा। और दूसरी है महेंद्रगिरी, आपने महेंद्रगिरी का नाम जरूर सुना होगा। दूसरी है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी दूसरी है जी महेंद्रगिरी। इसकी है 1690 मीटर हाइट जिंदागड़ा की। महेंद्रगिरी की है 1501, आपने पढ़ी ही होगी। 1501 मीटर 1690। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी जिंदागड़ा 1690 मीटर, दूसरी है महेंद्रगढ़ी 1501 मीटर। अन्य इसकी पहाड़ियों की बात करें, अन्य प्रमुख पहाड़ियों में, अन्य प्रमुख पहाड़ियाँ सही साथियों। अन्य प्रमुख पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो आ जाएगी नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, पालकोंडा, 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 जवाड़ी, जवाड़ी पहाड़ियाँ, जवाड़ी पहाड़ी यानी जवानी जवाड़ी हिल्स, ठीक है। उसके बाद मेलागिरी, मेलागिरी पहाड़ियाँ, ये प्रमुख पहाड़ियाँ कहाँ की, पश्चिम पूर्वी घाट की, सॉरी आदि यहाँ की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। नल्ला मलाई, पालकोंडा, जवाड़ी और मेलागिरी। इस मेलागिरी जो पहाड़ी है ये यहाँ पर चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। क्या है, चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो मेलागिरी जो है चंदन के वृक्षों के लिए विख्यात है, चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है और चंदन के वनों के लिए विख्यात है। ये बात आपको ठीक ढंग से क्लियर हो गई होगी, सही है। अब मैं इसको एक बार लगा दूंगा भाई यहाँ पर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ये लीजिए सर्वोच्च चोटी, कहाँ की बात हो रही है जी, अन्नामलाई की। अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी अन्नामलाई। अभी आपको ठीक ढंग से समझ आ गई होगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए हमने क्या कहा था कि प्रायद्वीप पठार के पर्वत जो आज कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा जो प्रायद्वीप पठार के पर्वत कंप्लीट हो चुके हैं। अगली क्लास में हम प्रायद्वीपीय भारत के पठारों को कंप्लीट करने जाएंगे, सही है। जो प्रमुख छोटे छोटे पठार हैं इसके अंतर्गत प्रायद्वीप भारत के, वो हम पढ़ेंगे। तो हमारी जो आज की क्लास है वो यहीं ख़त्म होती है। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।